हेलो दोस्तों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को जय जोहार और सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। रीट, पटवार, कांस्टेबल, एसटीसी, वीएसटीसी, पीटीटी और सीएटी के बारे में। तो तब तक आप मेरे साथ में बने रहे दोस्तों। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करवाने वाला हूँ दोस्तों। और आज का सबसे पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया था दोस्तों। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था। 1959, 1952, 1949 या फिर 1955। जो हमारे ये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था वो दोस्तों हमारे 1955 में लागू किया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मिट्टी की सर्वाधिक विषमता कौन से स्थान पर पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा बालोतरा, दूसरा दे रखा हमारा सुमेरपुर, तीसरा दे रखा हमारा काकरोली और चौथा दे रखा हमारा फलोदी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है वो दोस्तों मिट्टी की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है वो हमारे सुमेरपुर में पाई जाती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में मृदा की उर्वरता किसकी ओर बढ़ती है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। जो राजस्थान में मृदा की उर्वरता बढ़ती है वो दोस्तों हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा हनुमानगढ़, दूसरा दे रखा हमारा नोखा और तीसरा दे रखा हमारा बीकानेर और चौथा दे रखा हमारा सूरतगढ़। तो जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ से हुआ था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि रूह, ऊसर, कल्लर किस मृदा के अन्य नाम है। प्रश्न दे रखा हमारा रूह, ऊसर, कल्लर किस मृदा के नाम है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लेटराइट मृदा, दूसरा दे रखा हमारा पीट मृदा और तीसरा दे रखा हमारा सारी मृदा और चौथा दे रखा हमारा काली मृदा। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों सारी मृदा के ऊसर और कल्लर की मृदा के अन्य नाम भी रेह, ऊसर और कल्लर सारी मृदा के अन्य नाम है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। ये प्रश्न हमारे ज्योग्राफी से है दोस्तों। और अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, एक बार प्रश्न वापस पढ़ता हूँ मैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। एरिडिसोलस या फिर एंटीसोलस या फिर वर्टिसोल या फिर एल्फिसोल। तो जो हमारी मृदा होगी वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा होगी वो हमारी एंटीसोल होगी दोस्तों। हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि साइरोजेक्स और रेविना मृदा का संबंध किससे है। साइरोजेक्स और रेविना का मृदा का संबंध है दोस्तों, साइरोजेक्स और रेविना मृदा का संबंध है वो बाड़मेर से या फिर कोटा से या फिर उदयपुर से या फिर श्री गंगानगर से। जो इस मृदा का संबंध है वो हमारे श्री गंगानगर से साइरोजेक्स और रेविना मृदा का संबंध है दोस्तों। यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि कपास की खेती के लिए काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है दोस्तों। कपास की खेती के लिए काली मृदा को उपयोगी क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा लावा निर्मित, या दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा पठारी बाग, और तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा अधिक आर्द्रता ग्राही, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा कम आर्द्रता ग्राही। तो जो हमारा यहाँ पे कपास के लिए काली मृदा का उपयोगी माना जाता है वो दोस्तों हमारा अधिक आर्द्रता ग्राही, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है। और इस दौर पर और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मृदा में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, फिर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, फिर रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, फिर सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे मृदा के खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान हेतु हमारे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा गया है कि असुमेलित युग्म को छांटिए। इसमें से हमारा असुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों।
जो साइरोजेक्स वो नागौर में, रेविना वो श्रीगंगानगर में, और जिप्सी फेरम है वो बीकानेर में, और केलसी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर में। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन हमारा गलत होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा असुमिलित ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा असुमिलित है दोस्तों, ठीक है। और रेविना श्रीगंगानगर में ही पाई जाती है, और जिप्सी फेरम बीकानेर में ही पाई जाती है, और केलसी ब्राउन जैसलमेर और बीकानेर दोनों में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। राजस्थान में बनास बेसिन में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? लाल लोमी मृदा का, या फिर भूरी मृदा का, या फिर काली मृदा का, या फिर पर्वतीय मृदा का? तो जो हमारे यहाँ पे भूरी मृदा का बनास बेसिन में विस्तार पाया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जाता है दोस्तों। किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखे जिप्सम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर चूना, या फिर सोडियम। तो जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो चूने के द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एंटीसोलस मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा, दूसरा दे रखा सिरोही, तीसरा दे रखा बूंदी, और चौथा दे रखा बाड़मेर। जो हमारी एनसेप्टिसोलस मृदा पाई जाती है वो दोस्तों हमारे सिरोही में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में है? निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में दोस्तों? घग्गर नदी का है, या फिर लूनी नदी का है, या फिर माही नदी का है, या फिर बनास नदी का है? जो हमारे एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में, वो हमारा बनास नदी का है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान में ही है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से नदी अवसादों में विलुप्त नदी उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित अवसादों में विलुप्त नदी उदाहरण है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लूणी नदी, दूसरा दे रखा हमारा काली सिंध नदी, और तीसरा दे रखा हमारा बाणगंगा नदी, और चौथा दे रखा हमारा आहड़ नदी। जो अवसादों में विलुप्त नदी का उदाहरण है वो दोस्तों हमारा बाणगंगा नदी हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्न में से किस नदी के किनारे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा कांदली नदी, दूसरा दे रखा कोठारी नदी, तीसरा दे रखा रूपाली नदी, और चौथा दे रखा घग्गर नदी। जो हमारे प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले थे वो दोस्तों हमारे कोठारी नदी के किनारे मिले थे दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है दोस्तों। निम्न में से किस जिले में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र स्थित है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा उदयपुर, दूसरा दे रखा बीकानेर, तीसरा दे रखा अजमेर, चौथा दे रखा झालावाड़। तो झालावाड़ में हमारा दोस्तों अजमेर में हमारा 3 प्रकार का अफवाह तंत्र विकसित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ का शोक की संज्ञा दी गई है? यहाँ पर हमारी 4 नदियाँ दे रखी है, और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को झालावाड़ की शोक की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बनास नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा काली सिंध नदी, और चौथा ऑप्शन है हमारा पार्वती नदी। जो झालावाड़ की शोक की संज्ञा दी गई वो हमारी काली सिंध नदी को दी गई दोस्तों। जो हमारा ऑप्शन राइट होता है वो ऑप्शन हमारा तीसरा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कपिल मुनि की तपस्वी स्थल है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सिलसेट झील, दूसरा दे रखा हमारा कोलायत झील, और तीसरा दे रखा हमारा फतेह सागर झील, और चौथा दे रखा हमारा पिछोला झील। तो जो हमारे कपिल मुनि की तपस्या स्थली है वो दोस्तों कोलायत झील बीकानेर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर हमारी कपिल मुनि की तपस्या स्थली है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा बाड़मेर, दूसरा दे रखा हमारा नागौर, और तीसरा दे रखा हमारा जैसलमेर, और चौथा दे रखा हमारा सीकर। तो हमारे नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झील स्थित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं।
और जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। नंदन कानन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, किस नदी को जाना जाता है। मन गजनेर झील, दूसरा दे रखा हमारा सिलसेर झील, तीसरा दे रखा हमारा दुगारी झील और चौथा दे रखा हमारा जैसलमेर झील। जो सिलसेर झील को हमारा नंदन कानन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों जलीय जीवों की बस्ती की संज्ञा किसे दी गई है, पिछोला झील को या फिर ताल छापर झील को या फिर जैसलमेर झील को या फिर नवलखा झील को। तो जो हमारे जलीय जीवों की संज्ञा दी गई वो दोस्तों हमारे जैसलमेर झील को दी गई। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि संगमरमर के 12 दरवाजे बाहरी दरी कौन सी झील पर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन दे रखा हमारा आना सागर झील, दूसरा दे रखा राजसमंद झील, तीसरा दे रखा हमारा फतेह सागर झील और चौथा दे रखा हमारा पुष्कर झील। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो संगमरमर के 12 दरवाजे 12 दरी कौन सी झील पर स्थित है, तो आना सागर झील पर स्थित है दोस्तों। पहला ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा काकनी नदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा घग्गर नदी, तीसरा दे रखा हमारा रूपनगढ़ नदी। तो जो बीकानेर में प्रवाहित होती है वो दोस्तों हमारी तीनों नदियाँ बीकानेर में प्रवाहित होती है। और जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों काकनी नदी, घग्गर नदी और रूपनगढ़ नदी, ये हमारे बीकानेर में प्रवाहित होती है दोस्तों। हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों उपयुक्त कौन सी नदी कौन सी है, तो जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों ये दोस्तों काकनी नदी और घग्गर नदी रूपनगढ़ नदी, ये दोस्तों हमारी बीकानेर में प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन जो राइट होगा वो दोस्तों हमारा डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। अगर प्रश्न का उत्तर डिसमिस लगे तो वापस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि बालसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। अजित सिंह ने करवाया था, फिर बालक सिंह ने करवाया था, बालक राव ने करवाया था, या फिर दुर्गादास ने करवाया था, फिर यहाँ राज सिंह ने करवाया था। तो जो हमारे बालसमंद झील का निर्माण करवाया था वो दोस्तों हमारा बालक राव के द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है दोस्तों। खारे पानी से कौन सी झील संबंधित है, कावेरी झील, कनक सागर या फिर गजेंद्र सागर या फिर कोलायत झील। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा बाणगंगा राइट होता है, पर यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे नहीं रखा। ये चारों ऑप्शन गलत है और सही ऑप्शन हो जाएगा वो दोस्तों हमारा बाणगंगा हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ दे नहीं रखा है, ये चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों। बनास नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को या फिर बाणगंगा नदी को। तो अर्जुन की गंगा कहते हैं वो दोस्तों हमारे बाणगंगा नदी को कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, मेनाल नदी कौन सी जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों। बीतमल जलप्रपात या फिर चुलिया जलप्रपात या फिर मेनाल जलप्रपात या फिर दिल जलप्रपात। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है मेनाल नदी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, सी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि जल विभाजन जल संभर सीमा जो राजस्थान में अरब सागरीय अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र पलासन को पृथक करती है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा अरावली पर्वतमाला, दूसरा दे रखा हमारा बोराट का पठार, तीसरा दे रखा हमारा मेनाल की पहाड़ियाँ, चौथा दे रखा हमारा आबू पर्वतमाला। तो जो हमारा जल विभाजक जल संभर सीमा जो राजस्थान में अरब सागरीय अफवाह तंत्र तथा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र पलासन को पृथक करती है वो दोस्तों हमारा बोराट का पठार करता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है दोस्तों। अरब सागरीय अफवाह तंत्र,
बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, या फिर आंतरिक अफवाह तंत्र, या फिर उपयुक्त तो कोई नहीं। तो जो हमारा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो आंतरिक अफवाह तंत्र है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्नों के बारे में। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। वर्ष 1950 जोधपुर, वर्ष 1955 वर्ष 1971 जयपुर, वर्ष 1981 भरतपुर। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों वर्ष 1950 को जोधपुर में की गई थी दोस्तों, भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आखिर निषिद्ध क्षेत्र में प्रवासी पक्षी व वन्य जीव कुर्जा आते हैं दोस्तों। सौरसेन, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा कनक सागर, तीसरा दे रखा हमारा समतसर कोटेश्वर, और चौथा दे रखा हमारा गुड़ा विष्णुया। तो जो हमारा आखिर के निषिद्ध क्षेत्र के प्रवासी पक्षी वन्य जीवों में कुर्जा आते हैं वो दोस्तों हमारे सौरसेन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ में बने रहे दोस्तों। और आगे बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन कौन सा है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा बसियल, तीसरा दे रखा हमारा, दूसरा दे रखा हमारा रोटू, और तीसरा दे रखा हमारा सुधा माता, और चौथा दे रखा हमारा शाकंभरी। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों शाकंभरी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंजर्वेशन है वो हमारा शाकंभरी है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में प्रथम जंतुआलय की स्थापना कब और कहाँ की गई दोस्तों। राजस्थान में प्रथम जंतुआलय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी दोस्तों, ये प्रश्न है हमारा आज का। और इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारा वर्ष 1981 भरतपुर, वर्ष 1876 जयपुर, या फिर वर्ष 1989 उदयपुर, और वर्ष 1976 कोटा। तो जो हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 1876 जयपुर में प्रथम जंतुआलय की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन किस जिले में स्थित है दोस्तों। उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा कोटा, दूसरा दे रखा हमारा झुंझुनू, तीसरा दे रखा हमारा बीकानेर, और चौथा दे रखा हमारा टोंक। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों कोटा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मेदगंज पक्षी विहार पूछे तो वो हमारा कोटा में स्थित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सज्जनगढ़, दूसरा दे रखा हमारा नाहरगढ़, तीसरा दे रखा हमारा सीता माता, और चौथा दे रखा सरिस्का। जो सरिस्का है वो हमारा बाघ परियोजना में शामिल है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान में सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा बीकानेर, दूसरा दे रखा अजमेर, तीसरा दे रखा जोधपुर, और चौथा दे रखा हमारा जैसलमेर। जो आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है वो दोस्तों हमारे जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था दोस्तों। राजस्थान राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, ये हमारा प्रश्न है। और हमारे ऑप्शन देख रहे रखे 23 अप्रैल 1951, 5 जून 1972, 1 अप्रैल 1973, 19 नवंबर 1986। तो जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 23 अप्रैल 1981 को राज्य वन्य जीव पक्षी संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कैलाश साकला को, या फिर अपूर्व कृष्ण वास्तव को, या फिर मुकुल वासनिक को, या फिर कैलाश चौधरी को। जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों हमारा डॉक्टर कैलाश साकला को जाना जाता है। डॉक्टर कैलाश साकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा सांप, दूसरा दे रखा मगरमच्छ, तीसरा दे रखा मछली और चौथा दे रखा हमारा घड़ियाल। जो हमारा पीवड़ा है वो हमारे सांप की प्रजाति दोस्तों, वो अधिकतर जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भारत की प्रथम बाघ परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा उत्तराखंड, दूसरा दे रखा हमारा महाराष्ट्र, तीसरा दे रखा हमारा मध्य प्रदेश और चौथा दे रखा हमारा राजस्थान। तो जो हमारे प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत आरंभ की गई थी वो दोस्तों हमारा उत्तराखंड से की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा लॉर्ड डलहौजी, दूसरा दे रखा हमारा लॉर्ड जॉन लॉरेंस और तीसरा दे रखा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा दे रखा हमारा लॉर्ड वेवल। तो जो हमारे वनों के विकास एवं वन्य विभाग की स्थापना के शासनकाल में हुई थी वो दोस्तों हमारे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वनों के विकास वन विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और वनों के विकास के लिए भारतीय इतिहास में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी। ये हमारा आज का प्रश्न है। एक बार वापस पढ़ता हूँ मैं दोस्तों। वनों के विकास के लिए भारतीय इतिहास में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों। ये हमारा प्रश्न है। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1854, दूसरा दे रखा हमारा 1894, तीसरा दे रखा हमारा 1910 और चौथा दे रखा हमारा 1927। जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 1994। वनों के विकास के लिए भारतीय इतिहास में प्रथम वन नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में प्रथम किस रियासत में वनों के विकास के लिए नीति बनाएगी। वनों के विकास के लिए सर्वप्रथम नीति राजस्थान में कहाँ किस रियासत में बनाई। जोधपुर रियासत में या फिर जयपुर रियासत में या फिर बीकानेर में या फिर अलवर रियासत में। जो हमारी सर्वप्रथम वनों की विकास की नीति बनाई थी वो दोस्तों हमारे जोधपुर रियासत में बनाई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि प्रथम वन संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। प्रथम वन संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। 1910, 1935, 1927, 1952। जो हमारा अगर किसी भी फ्रेंड को उत्तर आता हो तो वो कमेंट भी कर सकता है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 1927 ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कानून किस रियासत द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कानून किस रियासत द्वारा बनाए गए थे। अलवर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत। जो सर्वप्रथम कानून बनाए गए थे वो दोस्तों हमारे अलवर रियासत के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों। अलवर रियासत के द्वारा वनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कानून द्वारा अलवर रियासत द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। 1927 में या फिर 1952 में या फिर 1949 में या फिर 1952 में। 2 बार 1952 दे रखा है दोस्तों। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उसमें लिखा गया कि भारत का संविधान जब वर्ष 1950 को लागू हुआ उस समय वन्य एवं वन्य जीव की किस सूची का भाग था दोस्तों। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब वन्य जीव और वन किस सूची का भाग था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा संघ सूची, दूसरा दे रखा हमारा राज्य सूची, तीसरा दे रखा हमारा ए और बी दोनों और चौथा दे रखा हमारा संवर्ती सूची। तो जो हमारा वन्य और वन्य जीव सूची का भाग था तो वो दोस्तों हमारा राज्य सूची का भाग था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई। वन नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों। वर्ष 1994, वर्ष 1950, वर्ष 1949 और वर्ष 1952। तो जो वन नीति की घोषणा की गई थी वो दोस्तों 1952 में की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं।
और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1953 के तहत राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो जो हमारा 1953 में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि प्लास वन और डाक का वैज्ञानिक क्या नाम है? प्लास वन और डाक का वैज्ञानिक क्या नाम है दोस्तों, ये हमारा आज का प्रश्न है। और जिसमें ऑप्शन दे रखा हमारा टेक्टोना गोडिस, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा एकेसिया कटेचो, और तीसरा ऑप्शन दे रखा पोरोसिस सीनेरिया, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा ब्यूटिमा मोनोस्पर्मा। तो ये जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ब्यूटिना मोनोस्पर्मा प्लास व डाक का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल्स वन मिल्स कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा महाराजा उम्मेद मिल, दूसरा दे रखा हमारा महाराणा मिल्स महालक्ष्मी मिल, और तीसरा ऑप्शन दे रखा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, और चौथा दे रखा हमारा एडवर्ड मिल्स। तो जो हमारा प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो दोस्तों हमारी उम्मेद मिल से है दोस्तों, महाराजा उम्मेद मिल, उम्मेद सिंह के का शासनकाल में बनवाई थी दोस्तों। और ये सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है दोस्तों। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर में स्थित है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा केंद्र सरकार ने कब दिया गया? दर्जा केंद्र सरकार ने कब दिया था दोस्तों? वापिस पढ़ता हूँ एक बार। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा केंद्र सरकार ने कब दिया गया था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा वर्ष 2009 में, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वर्ष 2012 में, तीसरा ऑप्शन दे रखा हमारा वर्ष 2006 में, और चौथा ऑप्शन दे रखा हमारा वर्ष 2007 में। तो जो वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा गया था तो वो दोस्तों हमारा 2009 में दिया गया था, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान का पहला मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? ये प्रश्न थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है दोस्तों, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं एक बार वापस पढ़ता हूँ। राजस्थान का पहला मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा कोटा, दूसरा दे रखा उदयपुर, तीसरा दे रखा सिरोही, चौथा दे रखा जयपुर। जो हमारा पाउडर बनाने का प्रथम कारखाना था वो दोस्तों हमारा कोटा में था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है सिमको सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? सिमको सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हमारा मोस्ट प्रश्न है। और इसमें से हमारा जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे जोधपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और धौलपुर। तो जो हमारा ऑप्शन रेट होता है वो दोस्तों भरतपुर सिमको सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा छातों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। छातों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा फलाना, दूसरा दे रखा हमारा गलियाकोट, और तीसरा दे रखा हमारा सिरोही, चौथा दे रखा हमारा गोटन। जो छातों के लिए प्रसिद्ध है वो दोस्तों फालना प्रसिद्ध है दोस्तों। फालना ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा वर्ष 1889 ब्यावर, वर्ष 1906 अजमेर, और वर्ष 1938 भीलवाड़ा, वर्ष 1942 पाली। तो आज इस प्रश्न का ऑप्शन आप कमेंट में करें दोस्तों। ये प्रश्न आज आपके लिए दोस्तों, और ये प्रश्न मैं आज आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर इसका मेरे हिसाब से जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों वर्ष 1889 ब्यावर, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी मिस्टेक लगे तो वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आज का हमारा अगला प्रश्न है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहाँ स्थित है दोस्तों? श्री गंगानगर कताई मिल्स कहाँ पर स्थित है दोस्तों? श्री गंगानगर में, या फिर गुलाबपुरा में, या फिर हनुमानगढ़ में, या फिर सिरोही में। जो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स है वो दोस्तों हमारा हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात
स्थापित सूती वस्त्र मिल है दोस्तों? राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित सूती वस्त्र मिल कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रहेगा हमारा श्री महालक्ष्मी मिल, दूसरा दे रखा हमारा श्री विजय कॉटन मिल्स, और तीसरा दे रखा हमारा राजा उम्मेद मिल्स, और चौथा दे रखा हमारा शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन रेड हो जाएगा वो दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित मिल है वो दोस्तों हमारा श्री विजय कॉटन मिल्स स्थापित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में सहकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाने के नियंत्रण, निर्देशन एवं संचालन हेतु स्पिन फेड की स्थापना की गई दोस्तों। राजस्थान में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाने के नियंत्रण, निर्देशन व संचालन हेतु स्पिन फेड की स्थापना कब की गई दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा 1 अप्रैल 1993, दूसरा दे रखा हमारा 1 अप्रैल 1955, और तीसरा दे रखा 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 2000 में। तो जो हमारे स्थापना की गई थी वो दोस्तों हमारे 1 अप्रैल 1993 के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सोल्ट मांडल मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? सोल्ट मांडल मंडी कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? डिंडवाना, नावा, सांबर और पंचपंद्रा। जो हमारी सोल्ट मॉडल मंडी है वो दोस्तों हमारे नावा में स्थित है दोस्तों। जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बने रहे तब तक मेरे साथ में। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, हेमेवास बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? हेमेवास बांध किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा सिरोही, दूसरा दे रखा हमारा जोधपुर, तीसरा दे रखा पाली, और चौथा दे रखा हमारा जालोर। जो हमारा हेमेवास बांध है वो दोस्तों हमारा पाली में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पाचना बांध से दोस्तों? पाचना बांध से संबंध किस नदी का दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा भद्रावती, दूसरा दे रखा हमारा बरखेड़ा, तीसरा दे रखा अटा, और चौथा दे रखा हमारा कालीसील। जो कालीसील नदी है उस नदी का संबंध हमारे पाचना बांध से नहीं है दोस्तों। पाचना बांध से नहीं है, पाचना बांध से नहीं है वो दोस्तों हमारे कालीसील नदी का नहीं है। बाकी भद्रावती, बरखेड़ा, अटा इन नदी का संबंध है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि भाखड़ा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा हनुमानगढ़, दूसरा दे रखा बीकानेर, तीसरा दे रखा श्रीगंगानगर, और चौथा दे रखा हमारा चूरू। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा हनुमानगढ़ में भाखड़ा नहर परियोजना का लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, और बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है। बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? भीलवाड़ा, या फिर जयपुर, या फिर टोंक, या फिर सवाई माधोपुर। तो जो हमारा यहाँ पे बीसलपुर नहीं है वो दोस्तों हमारा सवाई माधोपुर नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पावड़ी परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पावड़ी परियोजना का संबंध किससे दोस्तों? ठीक है, एक बार प्रश्न गलती से मिस्टेक पढ़ ली थी, एक बार वापस पढ़ता हूँ। पावड़ी परियोजना का संबंध किससे दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हमारे कृषि वानिकी से, या फिर मरु विकास कार्यक्रम से, या फिर जल ग्रहण विकास से, या फिर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से। जो पावड़ी परियोजना का संबंध है वो दोस्तों हमारा जल ग्रहण विकास कार्य से दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में अत्यधिक जल उबलापन से सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर में परियोजना में अत्यधिक जल उतवालापन से सेम की समस्या बढ़ती जा रही है, तो निवारण हेतु क्या प्रयुक्त होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा रॉक फास्फोर, दूसरा दे रखा है जिप्सम, तीसरा दे रखा हमारा रॉक फास्फोरस, और चौथा दे रखा हमारा सोडियम। तो जो हमारी सेम की समस्या बढ़ रही है उसका निवारण हेतु दोस्तों हमारे जिप्सम ये ऑप्शन हमारा राइट होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी को थैंक्स, और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक वीडियो के साथ में।